चंद्रमा के साउथ पोलर रीजन पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला भारत पहला देश बना। कह सकते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल रहा। इसके बाद से हर तरफ चर्चा चंद्रयान 3 की है, चंद्रयान मिशन की है, साइंटिस्ट की है, इसरो की है। लोगों के मन में कई सवाल है। मसलन इसरो में जॉब कैसे लगती है, इसरो में इंटर्नशिप कैसे लगती है, और कुछ लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या साउथ इंडियंस में साइंटिफिक टेम्परामेंट थोड़ा ज्यादा होता है। वजह हमने देखी कि जितने भी प्रोजेक्ट हेड्स है या डिपार्टमेंट हेड हैं चंद्रयान 3 मिशन के भी, वो साउथ इंडियन है। इसरो चीफ जो हम पिछले 10 देख रहे हैं वो साउथ इंडियन है। और अभी अभी जो चेस का फाइनल हुआ वहां पे भी रघुनंदन ने अपनी जगह बनाई, वो भी साउथ इंडियन है। तो इसी सब पर हम चर्चा करेंगे आर्वम के इस एपिसोड में। सबसे पहले बात करते हैं इसरो की। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ योगेश जुड़ रहे हैं, जो आईएएस बैंगलोर के स्टूडेंट काउंसिल के हेड है। उन्होंने इसरो के साथ इंटर्नशिप की है, एक प्रोजेक्ट के साथ जुड़े रहे हैं, आगे भी उनका इसरो के ही साथ काम करने का प्लान है। तो स्वागत है योगेश आपका, और मेरी साथी अक्षता तो है ही। पहले तो योगेश यही बता दो कि कैसे इंटर्नशिप मिलती है इसरो में, या कैसे जॉब मिल सकती है। हुँ, तो जॉब से चालू करेंगे क्योंकि परमानेंट पोज़ीशंस की बात करते हैं, तो जॉब जो होता है आप किस डिग्री के बाद लेना चाहते हैं, मतलब बीटेक के बाद कि एमटेक के बाद कि पीएचडी या इक्विवेलेंट डिग्री या बियॉन्ड दैट, कैसे लेना चाहते हैं, उसपे उसका मोड डिसाइड होता है। तो अगर आप बीटेक के बाद देखेंगे, तो उसका एक सेंट्रल एग्ज़ाम होता है, जो कि आईसीआरबी जो इसरो का सेंट्रल रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है, उसका एग्ज़ाम है। तो उसमें क्या होता है कि आपको नंबर ऑफ जो वैकेंसीज़ आते हैं ऑन एन एवरेज 50, जैसे मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल की होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की होती है, देन आपकी कंप्यूटर साइंस की है, जो कि जिसमें ज़्यादा सीट्स निकलते हैं। तो बाकी ब्रांच है मेनली जैसे एरोस्पेस है वो मैकेनिकल में अप्लाई करते हैं उन लोग मोस्ट ऑफ द टाइम। तो बीटेक का जो एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ, तो 50 निकलते हैं, कई बार सीट्स 100 निकलते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम होता है वो एक तरह से प्रीलिम एग्ज़ाम होता है, कट ऑफ वाला एग्ज़ाम होता है। तो इसका जो मार्क्स होता है पहला चीज़, वो डिटरमाइन नहीं करता आपका फाइनल सिलेक्शन। दिस इज़ जस्ट अ कट ऑफ, मतलब आप आखिरी में अगर 100 नंबर कट ऑफ है तो 101 लाकर भी अगर आप घुसते हैं, तो दैट वोंट मतलब इन्फ्लुएंस योर एंड रिजल्ट। तो आप अगर एआई और 1 भी लाके रिटन एग्ज़ाम में आते हैं, तो दैट डज़न्ट गारंटी कि आपका होगा ही होगा। तो जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है, मीनिंग टू से बहुत इंडिपेंडेंट होता है फ्रॉम द रिटन रिटन एग्ज़ाम। तो ये पॉइंट नंबर 1 है जो, तो आप एग्ज़ाम देती हैं, क्लियर करती हैं, देन आप इंटरव्यू में जाती हैं जिसमें एक पूरा पैनल बैठता है, एंड देन दे विल क्वेश्चन यू ऑन ऑन व्हाटएवर ग्राउंड दे वांट, एंड उस बेसिस पे आप सेलेक्ट होती हैं। तो ये पहला चीज़ है। और इसका ये होता है कि जैसे आपकी 50 सीट्स निकल रही हैं इस साल, तो उसको इंटरव्यू कॉल 1:10 ऑन एन एवरेज, 1:8 या 1:10 रेशियो, मतलब 500 लोगों को बुलाएँगे, उसमें 50 लोगों को वो सेलेक्ट करते हैं। तो तो ये काफी बीटेक का, डिफिकल्ट है। हाँ, डिफ़िकल्ट है, क्योंकि एट द एंड हर गवर्नमेंट जॉब डिफ़िकल्ट है, तो ये भी डिफ़िकल्ट है। तो ये पहला चीज़ है। अब एमटेक में थोड़ा आपके पास ये होता है कि एमटेक में क्या होता है कि हर एक सेंटर्स, या पीएचडी की भी बात करें, तो हर एक सेंटर्स या हर एक जो सेंटर्स, मतलब बोले तो जैसे विक्रम साराभाई है या इसरो का सैटेलाइट सेंटर है, यूआर राव स्पेस सेंटर है, तो हर का वैकेंसी निकलता है अलग। जैसे एमटेक के 7 सीट या पीएचडी के 3 सीट, और उसमें भी डोमेन डिफाइन होता है। तो जैसे आप मास्टर्स डिग्री में जाते हैं, तो आप थोड़ी स्पेसिफिक होना चालू हो जाते हैं डोमेन वाइज़, कि आप थर्मल साइड में कर रहे हैं कि डिज़ाइन साइड में, वो हर एक फील्ड का अलग-अलग होता है। तो उस पे आप अप्लाई करते हो, एंड देन उसमें डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल आता है। अब उसमें जो स्क्रूट करते हैं, मतलब किनको बुलाना है, उसमें कहीं न कहीं आप आपके कॉलेजेस, आपके प्रोफाइल, ये सब देखकर वो काफ़ी चीज़ें डिसीज़न ली जाती है। तो तो कॉलेज मैटर करता है। वहाँ पे एक्चुअली में जब इंटरव्यूज़ में ऑब्वियसली जब रिटन एग्ज़ाम है वहाँ पे, तो आपको जो आपका मार्क्स है वही डिफाइन करेगा, चाहे आप कोई से भी कॉलेज के हो। पर जब इंटरव्यू प्रोसेस में आता है, तो कहीं न कहीं वो, क्योंकि आप जब आईआईएससी से जैसे एमटेक कर रहे हो, तो उसकी, या आईआईटी से कर रहे हो, तो वो वैल्यू तो ऐड करता ही है आपके प्रोफाइल में, और तो वो और उस क्या बेसिस कुछ पे कट ऑफ है? इसका एमटेक का। हाँ, और हाँ, इसी देखिए के मार्क्स मार्क्स के बेसिस पे तो, मतलब जैसे अगर अगर डायरेक्ट इंटरव्यू की कॉल करनी है, तो आपकी मिनिमम ग्रेड क्या 7, 6.5, ये सब तो रहेगा ही, मतलब कि बैकलॉग ना हो, ये सब कुछ-कुछ क्राइटेरिया होते ही हैं। तो और अब पर्क्स क्या-क्या है, मतलब क्यों बीटेक से क्यों जॉइन करें? तो ये पीएचडी और मास्टर्स का ऐसा है कि आपको डायरेक्ट कॉल आता है। पर पीएचडी का एक अच्छी-सी चीज़ है कि आपको जो जॉइनिंग मिलती है, वो 1 ग्रेड ऊपर मिलती है एज़ कम्पेयर टू बीटेक एंड एमटेक। मतलब बीटेक से आप एससी ग्रेड साइंटिस्ट से जॉइन करती है, तो पीएचडी में आप एचडी ग्रेड साइंटिस्ट से जॉइन करते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी, मतलब एक
एक सीनियर बोल सकते हैं हो जाता है, तो वो पर्क होता है जब आप पीएचडी से जॉइन करते हैं विद अ डॉक्टर टैग। बाकी ऑन एन एवरेज वन प्रमोशन टेक्स अराउंड 5 इयर्स इन आईएसआरओ, तो वो ये सीन है। और मतलब एक ग्रेड से जैसे एससी से एसडी, एसडी से एसई, फिर धीरे-धीरे जाते-जाते फिर वो आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट से फिर चेयरमैन एंड ऑल दोज़ थिंग्स चलता है, उनका भी एक हायरार्की है। तो ये फर्स्ट थिंग है। फिर एक और इसमें जो आता है एक आईएएसटी करके, जो ये तो मैं मतलब सेंट्रल रिक्रूटमेंट्स की बात कर रहा हूँ। पर देन एक आईएएसटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी करके, तो उसका जो स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो उसका क्या है कि वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का इंस्टीट्यूट है। तो जो जेईई है, जेईई मेंस, जेईई एडवांस के बेसिस पे वहाँ पे जो भी बच्चों को लेते हैं, तो वहाँ पे एक ऐसा कॉलेज है, क्योंकि उनका खुद का कॉलेज है, तो वो कैंपस प्लेसमेंट्स भी दे देते हैं वहाँ आईएसआरओ को। जैसे वहाँ पे, जैसे मैं जब एलपीएससी में था, लिक्विड प्रोपल्शन, तो बगल में ही वो अ, आपका इंस्टीट्यूट है, तो काफ़ी खुद ही की इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट स्पेस का, तो आई थिंक वो 8 सीजीपीए से ऊपर या 8.5 सीजीपीए से ऊपर वो कई इंजीनियर्स या साइंटिस्ट पोस्ट पे हायर कर लेते हैं ये वो लोग। इंस्टीट्यूट कहाँ केरला में है? केरला में है, त्रिवेंद्रम में। अच्छा। तो ये चीज़ है। तो ये तो आपका रहा। फिर इसके बाद जैसे इसमें भी ऐसा होता है कि कई जो कैंडिडेट्स होते हैं, मतलब जो बीटेक से जॉइन करते हैं, तो अगर उनको भी बाद में मन किया इसरो जॉइन करने के बाद कि उनको पढ़ाई करनी है, तो फिर वो आईआईएससी आते हैं, आईआईटीज़ आते हैं स्पॉन्सर होके। तो फिर वो अपनी मास्टर्स और पीएचडी डिग्री कंप्लीट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि शिवन सर हैं, उन्होंने आई थिंक 2000, जब उनकी ग्रेजुएशन 90-80s की है, पर कई 2000 में आके पीएचडी किए हैं कई लोग आईआईटी बॉम्बे। तो दैट इज़ स्पॉन्सर्ड पीएचडी, तो वो एक हम हमारा सेल है यहाँ से जहाँ टाई अप है। तो आईआईटीज़, आईएससी ऐसे रखते हैं प्रोविज़न। तो अच्छा। ये दिस इज़ ऑल अबाउट जॉब। जॉब और इंटर्नशिप? इंटर्नशिप का ऐसा है कि इंटर्नशिप में भी ऐसा है कि अब वो रेंज पे डिफाइन होता है कि आप बीटेक के बीच में कर रहे हैं कि बीटेक के बाद कर रहे हैं, वेदर आप बीटेक प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं कि समर प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, मतलब रेंज के हिसाब से। तो कि मास्टर्स प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, और पीएचडी में भी जैसे मेरा खुद का प्रोजेक्ट है, आप उनका कोई प्रोजेक्ट उठा के काम कर रहे हैं जिस पे वो फंडिंग करते हैं। तो वो उसके भी अलग-अलग चीज़ हैं, पर अगर ऑन एवरेज बात करें कि होना क्या चाहिए, एक्सेप्ट पीएचडी अगर हटा दें क्योंकि उसमें फंडिंग आ रही है आपके प्रोजेक्ट की, तो बाकी जो प्रोजेक्ट है जो कि नॉर्मली पेड नहीं होते, उसमें ये घूम फिर के बात ये आती है कि एक जन होना चाहिए जो आपको आपकी मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ज़िम्मेदारी ले विद इन इंस्टीट्यूट, एज़ अ गाइड या एज़ अ रिकमेंडेशन की तरह, कि वो आपको इंस्टीट्यूट में इन कर सके। क्योंकि कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती है, इसलिए थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। तो अगर किसी कैसे मिली थी इंटर्नशिप? आई वाज़ वेरी लकी, क्योंकि मेरा तो ऐसा कुछ था नहीं, मतलब ऐसे विदिन किसी को जानता नहीं था। तो मेरा जो था वो कोल्ड मेल था। कोल्ड मेल बेसिकली आप प्रोजेक्ट करते हैं काफ़ी लोगों को मेल शोइंग योर इंटरेस्ट एंड प्रोफाइल। तो लकीली आई गॉट रिप्लाई फ्रॉम डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एलपीएससी दैट टाइम, एंड ही रिप्लाइड, मतलब, और उन्होंने मुझे बुलाया वहाँ पे। तो ये बहुत सारे तरीके हैं, मतलब कई बार पोर्टल भी, जैसे क्या तरीके हैं अगर आप पूछेंगी इंटर्नशिप के, तो कई बार वो पोर्टल खोलते हैं हर एक सेंटर के। तो बच्चों को ये देखना चाहिए पहले कि आप किस बैकग्राउंड के हो और आपके बैकग्राउंड का काम कहाँ पे होता है, उसके साइट्स को चेक करना पड़ेगा। जैसे मैं मैकेनिकल का हूँ, तो जो केरला के 3 सेंटर है, एलपीएससी, वीएसएससी और एलपीआरसी, और जैसे मैं यहाँ के बैंगलोर के 2-3 सेंटर, तो ये इसमें मैकेनिकल पे बहुत काम होता है, तो मैं उन सेंटर्स को टारगेट करूँगा। सेम अगर कोई दूसरे बैकग्राउंड का इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो उसके सेंटर्स का टारगेट अलग होगा, तो वहाँ पे जाके पीएस2 और सीएस2 चेक एंड बेस्ड ऑन दैट अप्लाई करेंगे। तो ये तो एक यूनिफॉर्म प्रोसेस है। अगर ये प्रोसेस से नहीं जाते हैं, देन यू पुट अ मेल टू समवन कि ये मेरा इंटरेस्ट है या ये मेरा प्रोजेक्ट आइडिया है, एंड अगर किसी को सच में अच्छा लगता है, तो ही इज़ ऑलवेज़ वेलकम कि मेरे अंडर आ जाओ, काम कर लो। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है मतलब। अच्छा। इंटरेस्टिंग। कैसा एक्सपीरियंस था इसरो जाकर? क्योंकि आपने तो वहाँ प्रोजेक्ट के साथ जुड़े रहे हैं, इंटर्नशिप की है। क्या पहला जब ऑब्जर्व एक्सपी किया, क्या देखा? पहली बार तो टेक्निकल, नॉन टेक्निकल चीज़ें बहुत सीखने को मिली, क्योंकि पहली बार मैं भी उतने केरला जाना, मतलब फर्स्ट टाइम इन बीटेक, उस समय मैं बीटेक में था, तो काफ़ी मतलब अच्छा, मतलब नॉन टेक्निकल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। टेक्निकल एक्सपीरियंस तो, और उसके बाद फिर जो लोगों से वहाँ से गाइडेंस मिली, मतलब फिर मैं काफ़ी श्योर हो गया कि मुझे पीएचडी करनी है वहाँ जाने के बाद, क्योंकि आज भी वो जिनके साथ मैं प्रोजेक्ट किया वहाँ पे आज भी मेरे टच में हैं, हमेशा मुझे गाइड करते हैं। आज भी मैं रेगुलरली हर 2-3 दिन में मेरी उनसे बात होती है। तो एक्चुअली में रिसर्च में कैसे होता है कि इंडस्ट्री रिसर्च कैसा होता है, एकेडेमिया कैसा होता है, तो वहाँ जाने के बाद जब उन लोगों के साथ रहा, तो एक क्लैरिटी आ गई मेरे मतलब थॉट प्रोसेस में।
तो मोर देन कि क्या प्रोजेक्ट है वो सब तो हुआ ही अच्छा वहाँ पे जो था डिटेल में नहीं जाएँगे, पर जिस एनवायरनमेंट में मैं रहा और जो इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट था, उसके बाद एक थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा डेवलप हो गया। तो आज भी मैं उनसे गाइडेंस लेता हूँ। तो क्या इसके बाद भी आप इसरो ही जाओगे? प्लान्स वही है पर ये है वी कि मे मैं बी टॉकिंग टू अभी द जैसे फ्यूचर इसरो पीएचडी अब चीफ। होप सो पर अभी तो पूरी एजुकेशन मुझे कंप्लीट करनी है क्योंकि मेरे जो सीनियर्स हैं सबकी एडवाइस भी वही है। तो मैं अभी पूरा फ़ोकस्ड हूँ कि अपना एकेडमिक पूरा कंप्लीट करूँ और फिर विल सी। अक्षता यू कैन आस्क कितने तो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पे आ जाते हैं योगेश कि कर जब सकते हैं। आप इसरो में थे और ज्यादातर ये काफी नैरेटिव है कि हमारे इसरो चीफ्स जितने हैं, अगर सोमनाथ के बारे में बात करें, डॉक्टर सिवन के बारे में, मिस्टर माधवन नायर, मिस्टर राधाकृष्णन नायर, सब साउथ इंडियंस थे। तो क्या ऐसा है कि मतलब पूरा साउथ डोमिनेशन है इसरो में? जब आप थे वहां पे, आप केरला में थे। हुँ। देखिए ऐसा पहली बात तो इंडिया में कोई इसरो है और कोई इंडियन उसका चेयरमैन है, उससे बड़ी बात तो हो नहीं बिल्कुल, सकती वन मतलब वो हंड्रेड सब परसेंट तो पहला चीज़ मेरे लिए वो मैटर करता है। दूसरा चीज़ अब इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और एक्सपीरियंस की अगर बात करेंगे, तो एक्सपीरियंस मैंने पहले बता दिया कि जो डिप्टी डायरेक्टर जिन्होंने मुझे बुलाया था, ही वाज़ साउथ इंडियन राइट? बट अगेन ही डिड नॉट न्यू मी एंड उन्होंने बुलाया। तो वो दिखाता है कि मतलब एट लीस्ट सोच वैसी तो नहीं है। मेरे एक्सपीरियंस है, पहला चीज़ खुद का एक्सपीरियंस। अब पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें जो मैं उस एनवायरनमेंट में रहा तो जो ये लोग काफ़ी लोग ये चीज़ पे बात करते हैं कि ये साउथ इंडियन चेयरमैन वाली बात। तो आपको ये भी देखना होगा कि स्ट्रक्चर क्या रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर और जो आज चेयरमैन है वो उनकी ग्रेजुएशन के समय क्या स्टेट थी मतलब आज से जो आज भी चेयरमैन है या हायर पोजीशन पे उनकी ग्रेजुएशन 1980s 1990s की है। तो उस समय ऐसा था कि अगर इसरो का ग्रोथ देखेंगे लोगों के बीच वो चंद्रयान 1 के बाद थोड़ा बहुत लाइमलाइट में आया जो 2009-2010 के बाद। उससे पहले इट वाज़ लाइक अ गवर्नमेंट तो कहीं पे भी नॉट ओनली इसरो कहीं पे भी जो पुरानी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें लोकल रिक्रूटमेंट जो लोकल रहते हैं, उनकी रिक्रूटमेंट ज़्यादा होती है जब उस करेक्ट। समय। तो इसीलिए ऐसा है कि जब 1980s 1990s में था क्योंकि साउथ में बहुत सारे सेंटर्स हैं। तो इसलिए मास हायरिंग साउथ की हुई, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मतलब कि और इसलिए क्या है कि उस समय जैसे अभी तो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है कि पूरा नेशनल लेवल एग्ज़ाम है और ये सब है। पर उस समय लोकल्स ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं और वो हर हर इंडस्ट्री में, सिर्फ़ इसरो में नहीं है। ऑफ कोर्स। इसलिए वो आज 30 इयर्स 20 इयर्स बाद वैसे रिफ्लेक्ट करता है। बट अगेन वैसे वहाँ क्योंकि इंटेलेक्चुअल लोग हैं, काफ़ी इंक्लूसिव हैं, तो ये सब ऐसा कुछ है नहीं मतलब, जितना तो मैं जानता हूँ। नहीं, नहीं, ये बात बिल्कुल सही है और मैं आप दोनों से इस बात पे एग्री करूँगी कि आप ये देखिए इसरो को लेकर जो क्रेज़ है या लोगों को इसरो के बारे में पता भी कब चला आई थिंक जब मंगलयान मिशन या मंगलयान ज़्यादा पॉपुलर किया उसको। है ना? उसके पहले तक मुझे मतलब शायद मैं जजमेंटल हो रही हूँ या वैसे मुझे नहीं लगता कि नॉर्थ इंडियंस में इतना ज़्यादा क्रेज़ था इसरो का या उन्हें इस बारे में जानकारी भी थी कि ये कोई इतनी बड़ी चीज़ है। जैसे अभी सबका इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो गया, सबको इसरो के बारे में पता है। तो एक तो ये है कि इतनी खबरें आ रही है, इतना कुछ उस टाइम पे ना टेक्नोलॉजी थी, ना इतना कुछ पता था तो वेरी वैलिड रीज़न या वेरी वैलिड पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ लोकेशन फैक्टर था या है? हाँ, लोकेशन मतलब बिल्कुल लोकेशन फैक्टर है क्योंकि बात है कि अगर आप मोस्ट ऑफ द मतलब एडमिन पोज़ीशंस को देखेंगी, तो वो उससे रिफ्लेक्ट होता है। मतलब ऐसा नहीं कि टॉप मोस्ट पोज़ीशन उसके जो और भी हायरार्की होते हैं, नेक्स्ट हायरार्की या वो, तो वो चीज़ें हैं। अभी अभी जो भी टॉप पोज़ीशन पे अगेन आई टोल्ड वो 1990s और 2000 और 1980s के ही पास आउट्स हैं। तो उस समय तो आपको पता है कि लोग कहीं से भी आप पढ़ो देन आपका लोकल रिक्रूटमेंट वाला सीन रहता होगा। तो वो हर जगह है, इसलिए आई थिंक दिस दिस इज़ मेबी आप अगर प्रॉपर आंसर मिलेगा तो आज से 20 या 30 इयर्स बाद मिलेगा, जब जब अभी का सीन रिफ्लेक्ट होगा हायर अथॉरिटीज़ में तो तो अभी अगर आप देखोगे इसरो के कॉम्पोजिशन, क्या अभी और नॉर्थ इंडियंस या मतलब कई स्टेट से आते हैं या अभी हाँ, भी तो ज्यादातर साउथ इंडियंस ही है? नहीं, अब बहुत यूनिफ़ॉर्म प्रोसेस है इनफैक्ट पिछले 7-8 सालों से जब से मैं लोगों की रिक्रूटमेंट देख रहा हूँ, जब से मेरे को रिक्रूटमेंट में इंटरेस्ट है, तो मेरे काफ़ी मैं आईएससी के लोग जो हैं, वो सब मेजॉरिटी ऑफ उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था रीजन का या कुछ भी, सब बहुत मतलब अनबायस्ड वे में सबका सिलेक्शन हुआ है और मेरे हिसाब से तो मैं क्योंकि मैं टच में ऐसा हूँ मैं भी, तो लेते हैं नॉर्थ इंडियन काफ़ी ले रहे हैं, ऐसा कुछ कुछ भी नहीं है मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू।
और ज्यादातर इसरो सेंटर्स साउथ इंडिया में ही क्यों है? मतलब एक रीजन तो ये समझ में आता है, जैसे ज्योग्राफिकल श्रीहरिकोटा का अक्षता ने बताया था कि सी के लॉन्चिंग लोकेशन है। और तुम्बा तुम दूसरा। तुम्बा भी सेम। तो वही है कि जब आप देखिए, अब अगर आप नॉर्थ में अब जैसे कुछ भी, जैसे जब तुम्बा का सेंटर है वो केरला में है, तो केरला में अब आप ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी देखेंगे कि जब बनता है उसके बाद आप उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करती हो। तो उस चलते क्या होता है कि वो पास में ही वो सेंटर्स को, जैसे क्रायोजेनिक्स है जो काफ़ी ठंडा एक तरह से लिक्विड्स होते हैं, तो लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन, तो उसका सेंटर भी वहाँ पे। तो श्रीहरिकोटा तक ट्रांसपोर्टेशन या उस समय तुम्बा तक, तो वो सब चीज़ें क्या है कि आई थिंक ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर्स भी होते हैं ये सब, और ज्योग्राफिकल जैसे आपने बोला। तो वो ये फैक्टर्स रहे हैं। नॉर्थ में भी है ज्यादातर सेंटर, अब धीरे-धीरे तो खुल रहे हैं सब जगह। बिल्कुल, आई थिंक दिल्ली में भी, चंडीगढ़ में भी काफ़ी सेंटर्स है, लेकिन ज़्यादातर बेंगलुरु में ISTRAC है, जो आपके ट्रैकिंग मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स है। आपके हेडक्वार्टर्स न्यू बीईएल रोड में है, क्योंकि आई थिंक बेंगलुरु इज़ दैट परफेक्ट मिड पॉइंट, श्रीहरिकोटा और तिरुवनंतपुरम तुम्बा के बीच। सो आई थिंक दैट्स व्हाई काफ़ी ज़्यादातर आपके सेंटर्स बेंगलुरु में है। आई थिंक 4 या 5 सेंटर हैं, देन यूआरएससी है, फिर द एग्ज़ैक्टली, सैटेलाइट हाँ। सेंटर। तो योगेश, एक और क्वेश्चन है जो हम भी डिस्कस करेंगे, और ज्यादातर मैं मानूंगी कि जब मैं नोएडा में हूँ, दिल्ली में हूँ, काफी लोग मेरे को आकर पूछते हैं कि इसलिए क्योंकि इसरो चीफ ज्यादा साउथ इंडियन है, बोलते हैं कि क्या इतने साउथ इंडियन साइंटिस्ट क्यों हैं? इतना ज्यादा मैं दिल्ली में नहीं देखती हूँ। आप एक मतलब आप यहाँ से हो और आप बैंगलोर में हो, तो आप यू कैन एक्सप्लेन दैट बेटर। डू यू थिंक कि ज्यादातर साउथ इंडियन साइंस पढ़ते हैं, ज्यादा इंजीनियर्स बनाते हैं, या ज्यादा इस साइंटिफिक टेम्पर जो सो बात कर रही थी वो है, या ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, सब अपने काम पे काफ़ी फ़ोकस्ड रहते हैं और सब एक मिशन पे काम कर रहे हैं, तो आई थिंक ये सब चीज़ें उनके लिए भी मैटर नहीं करती। इवन आईएससी में भी पूरा, मैम आई हैं आईएससी में, तो बताएँगे हम लोग काफ़ी इंक्लूसिव वे में रहते हैं, तो जिन हमारी प्रायोरिटी हमेशा साइंस है और हम साइंस के टर्म्स में ही सोचते हैं। नहीं, एट लीस्ट आपके जिनको मैं जानता एक्सपीरियंस हूँ। में इफ यू लुक एट द परसेंटेज ऑफ पीपल हु ऑप्ट फॉर दीज डिग्रीज, क्या ज्यादातर साउथ इंडियंस ये डिग्रीज करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अब अगर हायर स्टडीज़ की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा बंगालीज़ आपको मिलेंगे, बिकॉज़ दे हैव मतलब साइंस की उनकी कल्चर बहुत अच्छी रही है पास्ट से। तो आईएससी इज़ लाइक, अगर वी हैव 5000 स्टूडेंट्स, तो उसमें अराउंड 800-900 बंगालीज़ हैं, व्हिच इज़ फार अवे फ्रॉम बेंगलुरु। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस चाहे वो फैकल्टी भी क्यों ना हो रिक्रूटमेंट में या कुछ भी, तो एट लीस्ट यहाँ भी वैसा कुछ भी नहीं है। तो ये लोगों का मिथ है। योगेश, मेरा एक सवाल और है। अभी मैंने देखा आप आईएससी में थे और अभी शायद 15-20 दिन पहले ही जो हुँ, इसरो चीफ हैं एस हुँ, सोमनाथ, वो आए थे हुँ, और मैंने आपका लिंक्डइन पोस्ट देखा था एक्चुअली। चंद्रयान पर उन्होंने चंद्रयान 2 के फेलियर पर बात की और ये हुँ, हम सबको पता है और शायद मीडिया ने ही सबसे ज्यादा इस बात को उठाया था कि हुँ, चंद्रयान 2 के फेलियर के बाद फेलियर के रीजंस क्या रहे, ये पब्लिक नहीं हुआ। जब इसरो सारी चीजें पब्लिक करता है, एक-एक मूव, एक-एक करेक्ट, डेवलपमेंट, तो करेक्ट। फेलियर क्यों हुआ ये भी जनता को बताना चाहिए। और हुँ, लोगों ने भी लिखा कि भाई हमारा ही पैसा लगा है, हुँ, हुँ। इनडायरेक्टली देखा जाए तो हमें रीजन तो बताइए कि चंद्रयान 2 नहीं क्यों काम नहीं कर पाया, मतलब क्यों 100% सक्सेसफुल नहीं था। वहाँ उन्होंने रीज़न बताया, क्या रीज़न्स बताए, क्या बातचीत हुई? तो जैसे एस सोमनाथ सर है, वो भी हमारे एलुमनाई हैं, तो अक्सर, क्योंकि जैसे आपने बताया न्यू बेल्स जो उनका हेडक्वार्टर्स है न्यू बेल रोड में, तो काफ़ी पास है, तो आते रहते हैं। तो इस बार जो उनका टॉक हुआ, जो कि अभी भी उसका वीडियोज़ होंगे, तो उन्होंने काफ़ी एक्सटेंडेड टॉक दिया रिगार्डिंग चंद्रयान 2 और 3 में। तो उन्होंने एक एक जो बात कही, इम्प्रूवमेंट फ्रॉम 2 टू 3, तो मैं कहीं पब्लिक डोमेन में इसको और कहीं देखा नहीं, पर उन्होंने काफ़ी बेसिकली, अगर आप सम करेंगे एक आसान भाषा में, तो जो उनका सॉफ्टवेयर है, उसका जो एल्गोरिदम होता है, जो गवर्न करने का, उसमें प्रॉब्लम थी। एंड किसी चीज़ की जो रेंज होती है, वर्किंग रेंज, मार्जिन जो आप बोलते हो, वो कम थी, जो अभी बढ़ा दी गई है। तो अगर कुछ पॉइंट्स है, मैं डिटेल में मतलब थोड़ा बताना चाहूँगा, जो उन्होंने बताया 5 से 6 पॉइंट, पर ये दोनों पॉइंट्स मैंने बताई, ये काफ़ी मतलब ब्रीफ करती है सबको। तो जैसे किसी चीज़ का अगर जैसे पुराना जो चंद्रयान 2 था, उसका 10 डिग्री ही मतलब अगर मान लीजिए ये हमारा चंद्रयान मतलब लैंडर है, तो अगर ये मैक्स टू मैक्स जो टॉलरेट कर सकता है, 10 डिग्रीज़ कर सकता था। तो अब वो अगर देखेंगे, तो 25 डिग्री तक उसकी मार्जिन बढ़ा दी गई है। तो वो कि उतना अगर आप डेविएट हो गए अपने नॉर्मल पोज़ीशन से, देन यू कैन कम बैक टू योर पोज़ीशन। तो उन्होंने 10 टू 25 वाला जो एक एक टर्म बचा है। प्लस ये है कि जो गाइडेंस होता है, जिसका मतलब ये जो गाइडेंस पार्ट होता है, कोई भी चीज़ों को एक पर्टिकुलर पाथ पे फ़ॉलो कराने का,
कि ये ट्रेजेक्टरी वो फॉलो करेगा एग्जैक्टली। ऑफ ट्रेजेक्टरी को फॉलो कराने के लिए अगर वो थोड़ा भी डेविएट होता है तो आपको ऐसा कमांड देना है कि वापस उस ट्रेजेक्टरी पे आ जाए। तो इसमें आईएससी के जो प्रोफेसर राधाकांत पाधी सर है, उनके लैब का और उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन भी रहा वो गाइडेंस स्कीम को सही करने में। तो गाइडेंस स्कीम ऐसा है कि डिफरेंट फेजेस में होता है। अब आप ये समझिए कि जब ये चालू होता है तो 1600 मीटर पर सेकंड का हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है। 2 कंपोनेंट होते हैं, एक वर्टिकल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल। उसको वो 1600 मीटर पर सेकंड से ग्रेजुअली उसको फेज बाय फेज 0 मीटर पर सेकंड पे लगभग लाना होता है हॉरिजॉन्टल। तो वो डिफरेंट कंटीन्यूअस मतलब गाइडेंस फेजेस में होते हैं और उसका अलग-अलग एल्गोरिदम्स होते हैं। तो उसको डिफाइन करना कि उतना थ्रस्ट अगर ज़रूरत पड़ा तो प्लस माइनस 90 थ्रस्ट का डिस्पर्शन होता है, मतलब बढ़ा के जो रेंज होता है टॉलरेंस वो सब उन्होंने बढ़ाया। फिर एक बहुत अच्छा जो वही जो सॉफ्टवेयर, अब इसको जो सॉफ्टवेयर पार्ट है उसको अब अपडेट किया या लॉजिक बोल सकते हैं उसको। एंड देन एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले जो उनकी लैंडिंग साइट थी वो काफ़ी कन्फाइंड एरिया में थी। वो एग्ज़ैक्ट मुझे नंबर्स याद नहीं, क्योंकि अब जब ऐसे होगा कि जब आप अगर लैंड करना चाहें और आप अपने आप को बहुत दूर पाएँगे या बहुत आगे पहुँच जाएँगे तो और आपकी कैपेसिटी नहीं होगी उस लैंड करने पे, तो आप जैसे एक नॉर्मल आदमी भी करेंगे। हाँ, थोड़ा हेवायर हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि इस बार उन्होंने उस रेंज को बढ़ा दिया, प्लस रीटारगेटिंग जो कि इमरजेंसी लैंडिंग हो या रीटारगेटिंग करना हो, कहीं और लैंड करना हो, बहुत रिजिड नहीं रखा सिस्टम को, थोड़ा फ्लेक्सिबल कर दिया मेरे हिसाब से। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है जो कि इस बार हुई। और अगेन वो लेज़र डॉपलर वेलोसिमीटर जो 3 डायरेक्शन में वेलोसिटी नाप सके, क्योंकि सेंसर डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सब वेलोसिटी का खेल है। तो ये चीज़ें इम्प्रूव किया उन्होंने जिसके कारण जो चंद्रयान 2 से 3 में। वैसे आप जब ये बात कर रहे थे और जैसे ही आपने बात शुरू करते हुए कहा कि वो भी हमारे एलुमनाई रहे हैं, कई इसरो चीफ आईएएससी के एलुमनाई रहे हैं ना? वो सच है कि आईएसआरओ के जितने भी इसरो के चेयरमैन हैं, चाहे के सिवन सर हो, सबने कुछ ना कुछ डिग्री यहाँ से ज़रूर की है। तो बहुत डीप नेटवर्किंग आईआईएससी और इसरो का काफ़ी प्रोजेक्ट्स यहाँ चलते हैं। और हम भी उन मतलब काफ़ी लोग जब यहाँ पे भी स्क्रीनिंग हो रही तो काफ़ी इमोशनल हो गए थे। तो वो एक कनेक्शन, साइंटिफिक कनेक्शन तो है ही इसरो का आईआईएससी के साथ हमेशा से। वैसे तो शशि थरूर ने भी ट्वीट किया 2 कॉलेजेस के बारे में। एक तो टीकेएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कोल्लम से है, जहाँ से डॉक्टर सोमनाथ है, और हुँ, फिर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग तिरुवनंतपुरम से, जहाँ से मिस्टर थरूर बोल रहे थे कि एटलीस्ट 7 ऑफ द इंजीनियर्स और जो हुँ। मतलब आपकी टॉप लीडरशिप है, जैसे आपके मिशन डायरेक्टर वगैरह, सब सीईटी से थे। तो क्या मतलब ये कॉलेजेस ज्यादातर डोमिनेट करते हैं और क्यों? देखिए ये बेसिकली एक कॉलेजेस की जो कंपैरिज़न है आईआईटीज़ की, आईएससी की, किसी प्राइवेट कॉलेज की, स्टेट कॉलेज की, ये सब रिसर्च में बहुत इर्रेलेवेंट है, क्योंकि रिसर्च एक बहुत इंडिपेंडेंट थिंकिंग और ज़रूरी नहीं कोई आईआईटी से हो तो वो ये अच्छा रिसर्चर बन सकता है, बहुत इंडिपेंडेंट थॉट वाली चीज़ है। तो फर्स्ट थिंग तो ये होता है, पैशन होना चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट, पैशन सबसे इम्पोर्टेंट, जो ज़रूरी नहीं किस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो उससे मैटर करता है। तो ये पैशन फर्स्ट थिंग है। अब बात करें कॉलेजेस की, तो जो उनका ट्वीट था, मतलब उन्होंने उनका जो ओवरऑल कंक्लूजन है वो गलत नहीं था कि कॉलेज मैटर नहीं करता है, पर जो साइटेशन है वो गलत है मेरे हिसाब से। दैट इज़ बिकॉज़ अगर आप देखेंगे जो तो टॉप पोज़ीशन पे हमने पहले भी बात की, दैट इज़ बिकॉज़ वो 30 इयर्स पहले के सीन है। और अगर आप 30 इयर्स या 20 इयर्स बैक जाएँगी, जब इन्होंने सारे सीनियर्स लोगों ने ग्रेजुएशन की होगी, तो उस समय इंजीनियरिंग की ही वैल्यू थी बहुत ज़्यादा। मतलब इतने कॉलेजेस नहीं थे, तो आप आईआईटी से हो, उस समय एजुकेशन ही मैटर करता है। इवन अगर कोई इसरो में ना भी गया हो तो कहीं न कहीं अच्छी जगह पे ही है जब जिसने 1990s में इंजीनियरिंग की है। तो इसलिए ऐसा बोलना कि मतलब इसमें नथिंग टू डिमेरिट आईआईटी और ग्लोरीफाई, बिकॉज़ उस समय एजुकेशन वाज़ द मेन थिंग। और इसलिए क्योंकि केरला एजुकेशन के मामले में अच्छा तो है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर उस समय ऐसा है कि क्योंकि उस समय वो कॉलेज था, वहाँ इंजीनियरिंग किया उन्होंने, बाद में मास्टर्स किया आईएससी से, एंड देन ऑल दोज़ थिंग्स। तो उस समय जॉब लगा उनका और उन्होंने अच्छा परफ़ॉर्म किया होगा, तो जो भी उनको आज पर्क्स मिले उसके लिए। तो इसलिए वो फैक्टर कि इस कॉलेज में पढ़े हैं, इस कॉलेज में पढ़े हैं, वो आई थिंक एक पर्सन टू पर्सन का भी जो होता है ना, जो कैपेसिटी होती है, उनकी पैशन होती है, उसको भी एक्नॉलेज करना चाहिए। कॉलेजेस ऑब्वियसली कहीं न कहीं थोड़ा बहुत तो फैक्टर प्ले करता है। पर अगेन मतलब देयर इज़ नथिंग कि आईआईटी एंड देयर इज़ नथिंग अगेन कि कोई प्राइवेट कॉलेज, देयर इज़ नथिंग। और ये वाली भी जो बात है कि नाउ वी शुड स्टॉप ग्लोरीफाइंग आईआईटी या समथिंग लाइक दैट। ऑब्वियसली जैसे योगेश ने पहले भी बताया कि बाद में डिग्री के लिए या हायर डिग्रीज के लिए आईआईटी बॉम्बे या कोई ना कोई आईआईटी गया, और आईआईटीज की हुँ, अपनी वैल्यू है, जो हाँ जी, हाँ। चाहे वो कोई भी एग्जाम का वो हो, तो ये कंपैरिजन ही बहुत
वैसा वो है। एनवायरनमेंट का ही वैल्यू है, मतलब जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं आईआईटी, तो जिस तरह से वो तैयारी करते हैं, जो उनकी एप्टीट्यूड की कोई भी आईआईएससी में होगी या आईआईटीज़ में आप जाएँगे, तो वो जो उनकी एप्टीट्यूड स्किल्स रहती है, उनके बीच जब आने के बाद जो एक एनवायरनमेंट मिलता है, तो वो डिफरेंस क्रिएट करता है और हर जन उस एनवायरनमेंट को मतलब एंड में पढ़ना तो हर जन को ही खुद से पड़ता है, मतलब गाइडेंस तो रहता ही है अच्छा, पर एट द एंड बहुत चीज़ खुद पे आती है। तो वो जो एनवायरनमेंट फैक्टर होता है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है और उसको आई थिंक दैट मेक्स आईआईटीज़ और आईआईएससी डिफरेंट फ्रॉम एनी कॉलेज। बाकी टैलेंट वाइज़ तो हर एक बच्चा अपने इंडिविजुअली बहुत अच्छा है और वो ट्वीट की तो ठीक है, मतलब अच्छी बात है, पर हर वो तो वेल नोन है कि हर बच्चे का एक अलग टैलेंट है, हर एक किस जॉब कैपेसिटी पे आप फिट होते हो, वो चीज़ इम्पोर्टेंट है टू नो। और कोई सवाल है अक्षता? नो, वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन। मेरे को पर्टिकुलरली जो इसरो के अपॉइंटमेंट और कैसे जॉब मिलता है वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा है। वी हर्ड इट स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। सो और मुझे वो इंटरेस्टिंग लगा कि क्यों इतने सारे, मतलब ऑब्वियसली ऐसे देखा जाए तो विक्रम साराभाई ने सेट किया और ही इज नॉर्थ इंडियन। अब अगर ये डिवाइड एंड इस हुँ, उससे देखना है, बट इट डजंट मैटर। वही जो बात पूरी योगेश ने कही कि उस टाइम पे जिसको एजुकेशन मिल गई वो ही बहुत बड़ी बात थी। अब वो किसी भी कॉलेज से पढ़े हो वो बहुत सेकेंडरी था कि वो आईआईटी से या कहाँ से। हुँ, तो थैंक यू सो मच योगेश, हमसे इतने तसल्ली बख्श तरीके से बात करने के लिए। क्योंकि हम जानते हैं, हमने बहुत सारे इसरो साइंटिस्ट से बात करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि अभी भी वो 14 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब रोवर वहां पर है, किसी के पास टाइम नहीं है, और इतने शॉर्ट नोटिस में आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और थैंक यू। आगे भी अगर हमें कभी कोई डाउट रहा, कुछ रहा, तो हम आपसे बातचीत करते श्योर रहेंगे। मैम। ये तो हुई अक्षता चंद्रयान-3 इसरो की बात, लेकिन एक सवाल मेरे मन में था जो मुझे आपसे पूछना था। जब प्रज्ञानंदा का नाम आया कि वो फाइनल्स तक पहुंच गए हैं, और फिर उसके बाद वो वाला मैच तो चलो खैर हार गए, लेकिन तब भी ये बात हुई कि अधिकतर चेस प्लेयर साउथ इंडियन क्यों है? इज इट द साउथ इंडियन थिंग, द जेनेटिक थिंग? मेरे न्यूज रूम में किसी ने पूछा कि क्या वजह है कि मतलब जो भी ऐसा जिसमें दिमाग वाली चीज हो, बीट साइंटिस्ट या बीट चेस पे, व्हाई मोस्टली साउथ इंडियंस? चेस तो मतलब साउथ इंडियन में नहीं बोलूंगी, लेकिन एक चेन्नई हैबिट है, तमिलनाडु में ज्यादातर तमिलियन चेस थिंग है। एक तमिलियन थिंग है। हाँ। और ये हमने आरवम में पहली बार जब चेस ओलंपियाड हुआ था चेन्नई में, उस समय भी बात की कि कैसे चेन्नई में ये बहुत ज्यादा एक क्रेज जैसा है चेस के लिए। सोसाइटी में आई थिंक एटलीस्ट 50 चेस एकेडमीज है सिर्फ चेन्नई में, जो फोकस करते हैं चेस पे। और जितने भी बच्चे हैं, आपके स्कूल में भी आप देखोगे कि चेस एक्टिविटीज है। यहाँ पे कितने स्कूल्स हैं जहाँ पे आप स्पोर्ट्स, बैडमिंटन करते हैं, वॉलीबॉल करते हैं, शायद फुटबॉल, क्रिकेट है और चेस है। ये ज्यादा नहीं स्पेसिफिकली होंगे, तमिलनाडु में, केरला में आप चेस का उतना उतना ज्यादा नहीं है। मेरे को लगता है कि चेन्नई में ज्यादातर है, इसलिए क्योंकि अगर आप देखोगे जितने भी ग्रैंड मास्टर्स हुए हैं, मैनुअल एरन, जिसको शायद लोगों को पता नहीं है, लेकिन वो 80s में काफी पॉपुलर था, और उसने, लोग बोलते हैं, मूवमेंट शुरू किया चेन्नई में, चेस मूवमेंट। फिर आपका विश्वनाथन आनंद, जो विशी बोलते हैं, विश्वनाथन आनंद था। फिर अभी प्रज्ञानंदा, जो नेक्स्ट बिग थिंग बोल रहे हैं प्रज्ञानंदा के साथ, वो है गुकेश, जो चेन्नई से है। तो ये एक डोमिनेशन आप बोल सकते हो चेन्नई से चेस में। प्रज्ञानंदा भी अगर आप देखोगे उनकी स्टोरी, और काफी इंटरेस्ट है प्रज्ञानंदा में, क्योंकि उनकी पिक्चर्स वायरल हो रहे हैं, स्पेशली विद हिज फैमिली, हिज मदर, जो उनके साथ सब जगह जाते हैं। और अगर आप देखोगे उनकी फैमिली भी, उसके पापा एक बैंक मैनेजर है, तो वेरी कॉमन मिडिल क्लास फैमिली, लेकिन चेस में इसलिए इन्वेस्ट किया क्योंकि उनको लगा कि प्रज्ञानंदा और उनके सिस्टर दोनों, बाय द वे, बहुत वेरी पॉपुलर चेस प्लेयर्स है। उनकी सिस्टर भी काफी, मतलब, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में खेलती है। तो उनके फैमिली इन्वेस्ट किया। प्रज्ञानंदा आई थिंक 3 साल से शुरू किया चेस ट्रेनिंग। जब 3 साल के थे वो तभी। हाँ। और आई थिंक when he was 10 he became an international master, 2 साल के बाद ग्रैंड मास्टर। सो एट 12 years old उसने इतना बड़ा अकम्पलिशमेंट, मतलब अकम्पलिश किया था। बहुत चेस एकेडमीज में मैं देख रही थी, काफी चेस जो ऑर्गेनाइजर्स है बोलते हैं कि बच्चे 3 साल से शुरू करते हैं वहां पे। तो चेन्नई में ये क्रेज है चेस के लिए, और लोग को लगता है कि ये एक स्पोर्ट है जिसके लिए हम परफेक्ट है। और वो तो हम देख भी रहे हैं, क्योंकि आपकी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन पे हम अभी वहां पे है, वो एक सेलिब्रिटी है वैसे।
हमको प्रज्ञानंदा के बारे में बहुत समय से पता था और उनके अकम्प्लिशमेंट्स फॉलो करते हैं, सरकार उनको बहुत ज्यादा फेलिसिटेट करते हैं, तो काफी पॉपुलर है एक्चुअली चेन्नई में। और अभी जब पूरा देश उसके बारे में बात कर रहा है, जब पूरा देश उसकी टूर्नामेंट देख रहा था, इतना अच्छा लगता है क्योंकि ये एक मतलब ही इज ए टीनेजर जो इतना ज्यादा अकम्प्लिश कर रहा है। तो आप मतलब आप समझ सकते हो कि कितना काम हो रहा है तमिलनाडु में, चेन्नई में चेस के लिए, कि इतना ज्यादा बडिंग यंग प्लेयर्स को इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है। जैसे मैं गुकेश के बारे में बात कर रहे थे, मैग्नस कार्लसन जो वर्ल्ड नंबर 1 था, जो प्रज्ञानंदा ने जिसने प्रज्ञानंदा को हराया, जब वो बात कर रहा था एक इंटरव्यू में, बोल रहा था कि मेरे को सबसे डिफिकल्ट गेम वो गुकेश के साथ था राउंड 1 में, क्योंकि वो भी बोल रहे हैं कि जो क्लासिकल चेस है उसमें गुकेश इतना अच्छा और इतना स्किल्ड है कि ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग, कि प्रज्ञानंदा के बाद इसका ही टर्न आएगा। तो आप देखोगे कि आपकी चेस में इतना ज्यादा ग्लोरी मिला है इसलिए क्योंकि एक सिटी में इतना इन्वेस्टमेंट किया है इस स्पोर्ट में, इस गेम में। तो आखिर ये था जवाब कि हमें अक्सर चेस के जो ग्रैंड मास्टर दिखते हैं वो साउथ इंडियन क्यों दिखते हैं। उसका स्पेसिफिक जवाब ये है कि वो तमिलनाडु से होते हैं और तमिलनाडु में चेस के लिए काफी ही काम हुआ है, सरकार भी उसके लिए काफी ही काम कर रही है। और जो दूसरा सवाल था हमारा कि अधिकतर साइंटिस्ट जो अभी हमें दिखते हैं या टॉप पोजीशन के साइंटिस्ट जो हमें दिखते हैं वो साउथ इंडियन क्यों होते हैं, मुझे लगता है उसका भी जवाब योगेश के साथ जो हमने बातचीत की उससे आपको मिल गया होगा। तो लगभग जितने ही सवालों के साथ हमने ये एपिसोड शुरू किया था उनके जवाब टटोलने में हम सक्षम रहे। बाकी आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैसा लगा ये एपिसोड ये भी बताइएगा। अब अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ, नए टॉपिक के साथ। अपना खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया।